गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी से मेरे संग की औरतें पाठ का सारांश कर रहे हैं। तो इस पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग हैं, जो अपने समय की औरतों का रहन सहन, खान पान, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जो जीवन था और उसका खुद का जीवन था, उन सब के बारे में यहाँ बता रही है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी का लिखा हुआ एक संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी 4 पीढ़ी की महिलाओं पर दादी, नानी, माँ और खुद लेखिका के व्यक्तित्व, उनकी आदतों व उनके विचारों के बारे में विस्तार से बात की है। अपने लेख की शुरुआत लेखिका इस तरह से करती है। उनकी एक नानी थी जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं, क्योंकि नानी की मृत्यु माँ की शादी से पहले हो गई थी। लेखिका कहती हैं, इसलिए उन्होंने कभी अपनी नानी से कहानियाँ तो नहीं सुनी, मगर नानी की कहानियाँ पढ़ी जरूर हैं और उन कहानियों का अर्थ उनकी समझ में तब आया जब वो बड़ी हुई। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी और उनके पति यानी नाना जी शादी के तुरंत बाद उन्हें नानी जी को छोड़कर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर घर वापस आए तो उनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल बिल्कुल विलायती हो गया था। तो वो अंग्रेजी पढ़े लिखे हो गए थे और उनकी नानी पारंपरिक थी, अनपढ़ थी। हालांकि नानी अब भी सीधे साधे और तौर तरीके से ही रहती थी। उन पर नाना जी के विलायती रंग ढंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही उन्होंने कभी अपनी इच्छा या नापसंद पसंद अपने पति को बताई। लेखिका आगे कहती हैं कि बेहद कम उम्र में जब नानी को लगा कि उनकी मृत्यु निकट है तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता सताने लगी। इसीलिए उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना जी से उनके दोस्त व स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की ख्वाहिश जताई। यह बात सुनकर घर में सब हैरान रह गए कि आखिर पर्दा करने वाली एक महिला भला उनसे क्या बात करना चाहती है। खैर, नाना जी ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने दोस्त को फौरन बुलवा लिया। नानी ने प्यारे लाल जी से वचन लिया कि वो उनकी लड़की लेखिका की माँ के लिए वर के रूप में किसी आज़ादी के सिपाही, स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढकर उससे उसकी शादी करवा देंगे। उस दिन सब घर वालों को पहली बार पता चला कि नानी जी के मन में देश की आज़ादी का सपना पलता है। बाद में लेखिका को समझ में आया कि असल में नानी जी अपनी जिंदगी में भी खूब आज़ाद ख्याल की रही होंगी। हालांकि उन्होंने कभी नाना जी की जिंदगी में कोई दखल तो नहीं दिया, पर अपनी जिंदगी को भी वो अपने ढंग से पूरी आज़ादी के साथ जीती थी। लेखिका कहती हैं कि यही तो असली आज़ादी है। खैर, लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे लड़की से हुई जिससे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया और उसके पास कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद भी नहीं थी। और लेखिका की माँ और उसकी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों में सादा जीवन, उच्च विचार रखने को मजबूर हो गई। लेखिका आगे कहती हैं कि उनके नाना जी पक्के साहब माने जाते थे। वो सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन से वो पक्के अंग्रेज ही थे। लेखिका कहती है कि मजे की बात तो यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, फिर वो चाहे मेरे पिताजी के घर वाले हों या गांधी, नेहरू। लेखिका की माँ शादी
लेखिका की माँ खादी की साड़ी पहनती थी जो उन्हें ढंग से पहननी नहीं आती थी। लेखिका कहती है कि उन्होंने अपनी माँ को आम भारतीय माँओं के जैसा कभी नहीं देखा, क्योंकि वह घर और परिवार और बच्चों पर कोई खास ध्यान नहीं देती थी। घर में पिताजी माँ की जगह काम कर लिया करते थे। लेखिका की माँ को पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक जो था, जो वो बिस्तर में लेटे लेटे करती थी। हाँ, उनमें दो गुण अवश्य थे। पहला गुण, कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वह लोगों की गोपनीय बातों को अपने तक सीमित रखती थी। इसी कारण उन्हें घर और बाहर दोनों जगह आदर व सम्मान मिलता था। लेखिका आगे कहती हैं कि उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी थी। उसी आज़ादी का फ़ायदा उठाकर 6 भाई बहनों में 3 बहनों और इकलौते भाई ने लेखन कार्य शुरू किया। लेखिका कहती हैं कि उनकी परदादी को भी लीक से हटकर चलने का बहुत शौक था। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी, जिसे सुनकर परिवार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दादी का यह मन्नत मांगने का मुख्य कारण परिवार में सभी बहुओं से पहला बच्चा बेटा ही होता आ रहा है। ईश्वर ने परदादी की मुराद पूरी की और घर में एक के बाद एक 5 कन्याएं भेज दी। इसके बाद लेखिका अपनी दादी से संबंधित एक किस्सा सुनाती हैं। लेखिका कहती हैं कि एक बार घर के सभी पुरुष सदस्य एक बारात में गए हुए थे और घर में सभी महिलाएं सज धज कर रत जगा कर रही थी। घर में काफी शोर शराबा होने के कारण दादी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी एक बदकिस्मत चोर दादी के कमरे में घुस गया। उसके चलने से आहट से दादी की नींद खुल गई। दादी ने चोर को कुएं से एक लोटा पानी लाने को कहा। चोर कुएं से पानी लेकर आया और दादी को दे दिया। दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया। फिर बोली कि आज से हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहो तो चोरी करो या खेती करो। दादी की बात का चोर पर ऐसा असर हुआ कि चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करनी शुरू कर दी। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा भारत आज़ादी के जश्न में डूब रहा था, तब लेखिका बीमार थी। लेखिका उस समय सिर्फ 9 साल की बच्ची थी। बहुत रोने धोने के बाद भी उसे जश्न में शामिल नहीं होने दिया गया। लेखिका और उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स काराम जो नामक उपन्यास ला कर दी। उसके बाद लेखिका उस उपन्यास को पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और उनके पिताजी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। लेखिका कहती हैं कि यह उसकी परदादी की मन्नत का ही प्रभाव रहा होगा, तभी लड़कियों होने के बाद भी उनके व उनकी बहनों के मन में कोई कभी हीन भावना नहीं आई। दादी जी ने पहली जिस लड़की के लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिसे घर में रानी के नाम से बुलाते थे। दूसरे नंबर में खुद लेखिका यानी मृदुला गर्ग थी, जिनका घर का नाम उमा था। तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा, जो लेखिका नहीं बनी। चौथे नंबर की बहन का नाम रेणु और 5वें नंबर की बहन का नाम अचला था। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम है राजीव। लेखिका कहती हैं कि उनके भाई राजीव हिंदी में लिखते हैं, जबकि समय की मांग के हिसाब से अचला अंग्रेजी में लिखने लग गई। लेखिका आगे कहती है कि सभी बहनों ने अपनी शादी अच्छे से निभाई। लेखिका शादी के बाद अपने पति के साथ बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने गई। लेखिका ने वहाँ एक अजीब सी बात देखी। पुरुष और महिलाएं, चाहे वो पति क्यों ना हो, अगर वो पिक्चर देखने भी जाते थे तो पिक्चर हॉल में अलग अलग जगह में बैठकर पिक्चर देखते थे। लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची तो और नाटकों में काम करने की शौकीन थी। लेखिका कहती है कि उन्होंने वहाँ के चलन से हार नहीं मानी और साल भर के अंदर ही कुछ शादीशुदा महिलाओं को गैर मर्दों के साथ अपने नाटक में काम करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हम महिलाओं ने मिलकर कई सारे नाटकों में काम किया और अकाल राहत कोष के लिए भी
पैसा इकट्ठा किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक चली गई। उस समय तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच चुके थे। लेखिका कहती हैं कि वहाँ कोई बढ़िया स्कूल नहीं था जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, इसलिए लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोला। वो कहती हैं कि मेरे बच्चे दूसरे ऑफिसर और अधिकारियों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे, जिन्हें बाद में दूसरे अच्छे स्कूल में प्रवेश मिल गया। लेखिका ने स्कूल खोलकर वह उसे सफलतापूर्वक चलाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। लेखिका के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए जब लेखिका ने अपने आप को साबित किया। उन्होंने अनेक कार्य किए, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि तो अपने लेखन कला से ही हासिल हुई। तो कल हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.